नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर भोजपुर से है, जहां खैनी नहीं देने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जगदीशपुर थाना के वार्ड संख्या 18 की है। मारपीट की इस घटना में 4 अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। मृतक की पहचान 40 साल के महेश मुसहर के रूप में की गई है। महेश बिहिया थाना के मंझौली का रहने वाला था। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची जगदीशपुर पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। एक खिली खैनी खातिर झगड़ा भई रहे केकरा से? दोसर आदमी से। इनकर बहन में ना दोसर मने टोल महल का। कहाँ भई रहे झगड़ा? मुटोलिए में। जगदीशपुर? हाँ जगदीशपुर। तो फिर का भई? ओकरा बाद में भइल नहीं है कि वो मने गाड़ी बात दिलस, यही मने बाती हो गई, झगड़ा बढ़ गई। बहन। और आरा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जमीन विवाद में युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या का आरोप उसके चाचा पर लगा है। आरा में अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। पप्पू पांडे के रूप में मृतक की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि 25 बीघा जमीन के लिए बहस हुई थी। बक्सर जिले के जयपुर गांव की घटना है। किन से भी बात था? अयोध्या पाने और तारक पाने से। ये लोग कौन लगते हैं? चाचा इनके लगे। चाचा इनके लगते हैं। आज क्या हुआ फिर? आज कुछ नहीं, झाड़ू मारे तो उसी पे कुछ बोले, ये भी कुछ बोले, उस पर रिवॉल्वर लेकर ठोक दिए उनको। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां संदिग्ध बैलून ड्रोन मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। खेत में ये संदिग्ध बैलून ड्रोन मिला है। किसानों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। मोहनपुर ओपी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर खेत में एक संदिग्ध ड्रोन मिला। उस ड्रोन पर मेड इन कोरिया लिखा हुआ है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जब खेत से संदिग्ध ड्रोन बरामद किया गया, जिसकी जानकारी किसानों ने पुलिस टीम को दे दी है, और अब आगे की जांच की जाएगी। यह एक संदिग्ध बैलून ड्रोन सा प्रतीत होता है। इसमें एक हिडन कैमरा भी है, बैलून भी है, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसर भी है। तो देखने से प्रतीत होता है कि यह एक सीक्रेट कैमरा वगैरह एक ड्रोन सा है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया है। बिहार शरीफ में भीम चौपाल के मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में 90% मुस्लिम कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये बातें उन्होंने रमजान पर बिहार के उस फैसले के संदर्भ में कही, जिसमें रमजान के दौरान सरकारी कर्मियों को आने जाने में छूट का फैसला किया गया है। अशोक चौधरी ने कहा कि बीजेपी बेवजह हिंदू मुस्लिम करती रहती है। मंत्री ने कहा कि मुस्लिम लंदन या अमेरिका से नहीं आए हैं, ये सब दलित हैं जो छुआछूत व्यवस्था के तहत बदले गए। में पढ़ा जाता है, उसका प्रोविजन है, उसको पढ़ने का समय आता है। इसकी प्रोविजन नया चीज थोड़ी किया जाता है, सालों साल से हो रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुछ बोलते रहती है हिंदू मुस्लिम करने के लिए। कुछ भी करिएगा तो मुसलमान के लिए क्यों कर दिया, हिंदू के लिए क्यों नहीं कर दिया। अरे लोग माइनॉरिटी में है, उनको सुरक्षित, उनको सुविधा दिया जाता है। कोई प्रोविजन नया थोड़ी है, तो बहुत दिन से किया जाता है। और कोई मुसलमान, हमारे मुसलमान कर रहे हैं, लंदन से मुसलमान आए हैं, अमेरिका से मुसलमान आए हैं। ये सब मुसलमान को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में आपने छुआछूत में फंसा दिया, तो सब लोग मुसलमान बन गए। क्योंकि मुसलमान में छुआछूत नहीं था, उन लोग बौद्धिस्ट बन गए। ये सब तो दलित लोग हैं। ज़्यादा 90% तो मुसलमान इस देश में कन्वर्टेड हैं। कोई अफगान से आए हैं ये लोग मुसलमान। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सब ऐसे ही हवा पानी बनाते रहते हैं। अब अशोक चौधरी के बयान पर बीजेपी ने कहा है कि उन्हें घर वापसी अभियान में शामिल होना चाहिए। वहीं आरजेडी ने कहा कि मंत्री ने किस संदर्भ में बयान दिया है, उसे देखने की जरूरत है। देश में जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, और 90% लोग वही हैं जो हिंदू समाज के। हम तो यही कह रहे हैं कि इस देश में जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसके 99.9% वो सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि सभी लोग मिलकर सबकी घर वापसी का कार्यक्रम चलाइए। ये सबसे अनोखा कार्यक्रम होगा। अपनी बातें किस संदर्भ में कही है वही बता सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है
कि मुसलमानों को जो आक्रांता बताते रहे, जो उनके मुहिब्बे वतन होने पर शक करते रहे, उनको जवाब मिल गया है। और उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि इस मुल्क में जो भारत ने संवैधानिक व्यवस्था दी है उसके अंतर्गत ही सभी मजहब, सभी धर्म के लोग अपने अपने धार्मिक कार्यों को, मजहबी मामलात को बेहतर ढंग से करने का काम करते हैं। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी 2 दिवसीय सीमांचल में दौरे पर हैं और इस दौरान एक जनसभा में ओवैसी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने पंजाब और पंजाबियों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सीमांचल की हालत ऐसी नहीं थी। आज यहाँ के लोग पंजाब में मजदूरी करने जाते हैं। पहले यही कुर्ता पाजामा और पगड़ी पहने पंजाबी हमारे बुजुर्गों की पैर की धूल साफ किया करते थे और वे बसों में ड्राइवरी और खलासी का काम किया करते थे। और आज ऐसा दिन आ गया है, हमारे युवा पंजाब की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने जाते हैं। इस बयान के बाद किशनगंज सहित बिहार के पंजाबी समुदाय में काफी नाराजगी देखी जा रही है। किरण तो सूरत की पहले पहुंची, आज वो इलाका सबसे खस्ता हाल है। हम ऐसे नहीं थे, आजादी के बाद भी हमारे इस इलाके में 1970 तक बिहार के दूसरे हिस्से के मजदूर काम करने के लिए आते थे। कोई बैठक ऐसा न था जो बिहार के दूसरे जिले का मजदूर यहाँ पर न था। इसका मतलब क्या था कि हम बिहार के दूसरे इलाके से अच्छे थे। आप जान रहे हो, पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने, पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था। इसलिए कि जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे, जेके सिंह की, सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में आज जाता है और उन्हीं पंजाबियों के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई है। अख्तरुल इमान के पंजाबियों पर दिए गए विवादित बयान का सिख समाज के लोगों ने कड़ा विरोध किया। सिख समाज के लोगों ने कहा है कि अख्तरुल इमान पर अपमानित करने का उन्होंने आरोप लगाया है और साथ ही बयान वापस लेकर माफी मांगने की मांग की है। और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मनीष कश्यप पर जमकर कटाक्ष किया है। पप्पू यादव ने कहा कि उसने पत्रकारिता की गरिमा और नैतिकता को दागदार किया है। ऐसे लोगों को पत्रकारिता करने का कोई हक नहीं है। सबने पत्रकारिता की नैतिकता, मूल्य और आदर्श को बहुत नीचे ले गया। उसने गाली बना दी पत्रकारिता। और फिर जब एक कियोस्क के कारण तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना शुरू हो गई और जो लोग मरे तो मनीष कश्यप जैसे लोगों के कारण मर गए। 302 का मुकदमा ऐसे लोगों पर तब लगे। इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, शादी की नीयत से किशोरी का अपहरण किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सिद्धवलिया के जोगियार गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि किशोरी का अपहरण कर लिया गया है। जानकारी मिल रही है कि शादी के नीयत से सिद्धवलिया के जोगियार में अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया। और गोपालगंज से एक और बड़ी खबर, प्रधान डाकघर के क्लर्क का बेटा अगवा जो था वो मिल गया है। मिंज स्टेडियम के पास लड़का मिला है। बेहोशी की हालत में वहां पर लड़का मौजूद था। 2 लोगों ने अगवा कर उसे बेहोश कर दिया था। फिलहाल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कल शाम ही उस लड़के का अपहरण हुआ था और 2 लोगों पर अपहरण करने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं उस लड़के की, जिसे किडनैप किया गया था और किडनैपिंग के बाद उसे अब बरामद कर लिया गया है। बिहार में अपहरण की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीते 36 घंटे में 2 अपहरण की घटना घटी। एक पटना सटे बिहटा में कन्हौली में तो दूसरा मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने कन्हौली निवासी तुषार को अगवा किया। हालांकि पटना और मुजफ्फरपुर पुलिस जल्द ही अपने अपने जिले में हुई अपहरण की घटना की गुत्थी सुलझा लेने का दावा कर रही है। बताते चले कि कुछ दिनों पहले ही अपराधियों ने छपरा से आरजेडी नेता सुनील राय को भी अगवा किया था। हालांकि पुलिस ने सुनील राय को घटना के महज 13 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया था। और इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में एक बार फिर से अपहरण की घटनाओं में इजाफा नजर आ रहा है। 2 बड़ी घटना जो है वो
बिहार में हुई है। एक पटना से सटे बीटा थाना क्षेत्र में कन्हौली गांव है, वहां पे शिक्षक पुत्र जो हैं तुषार कुमार, उसको अपहरणकर्ताओं ने, अपराधियों ने अगवा कर लिया है और उसकी रिहाई के बदले 40 लाख रुपए फिरौती की रकम के तौर पे मांगा है। दूसरी घटना जो है वो मुजफ्फरपुर से आई है सामने। मुजफ्फरपुर में जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनके बेटे विवेक को स्कूल से बाहर निकलने के बाद जो है अपराधियों ने अगवा किया है। जो स्थानीय लोग जो जानकारी दिए हैं पुलिस को, उसके मुताबिक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से जो है अगवा किया गया है विवेक को, और उसकी रिहाई के लिए भी जो है अपराधियों ने 30 लाख रुपए फिरौती की रकम जो है उनके पिता जो होम्योपैथिक डॉक्टर बताए जा रहे हैं उनसे मांगा है। तुषार को बरामद करने की, सकुशल बरामद करने की कोशिश में लगातार काम कर रही है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस और पश्चिमी चंपारण पुलिस भी जो है इन दोनों केस का उद्भेदन करने में जुटी हुई है। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों पहले ही छपरा में आरजेडी नेता जो हैं उनको अगवा किया गया था। हालांकि महज 13 घंटे के अंदर जब पुलिस का दबाव हुआ तो अपहरणकर्ताओं ने, अपराधियों ने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन बात अगर इन 3 घटनाओं की करें, जिसने ये एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा किया है बिहार पुलिस के ऊपर कि अपराधियों में कानून का भय खत्म हो रहा है और अपहरण का जो कारोबार है, धंधा जिसे कहते थे राजनीतिक शब्दों में, वो एक बार फिर से फलता फूलता नजर आ रहा है, वो फिर से बढ़ चुका है। तो ऐसे में देखना होगा कि बिहार पुलिस कब तक, पटना पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस, पश्चिमी चंपारण पुलिस अपने जो जिले हैं यहाँ पे जो अपहरण की घटनाएं हुई है, अगवा करने की घटना जो हुई है, उसका उद्भेदन कर पाती है और सरकार का जो यूएसपी है कानून का, राज का, उसे स्थापित कर पाती है या विलंब होता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में हाल के दिनों में अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तू-तू मैं भी शुरू हो गई है। पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत जल्द जो इनका अपहरण हुआ है उनकी बरामदगी होगी, लेकिन सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। पुलिस अपना काम पूरे तत्परता से कर रही है। बिहार में कानून का राज है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। और जो लोग बिहार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, वो लोग को भी सावधान होने की आवश्यकता है। देखिए, 2 तरह के मामले आ रहे हैं अगवा में। एक मामला आ रहा है कि पारिवारिक विवाद हुआ, पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और कोई खुद ही कहीं चला जा रहा है और परिजन अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दे रहे हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, इसमें पुलिस बहुत कुछ नहीं कर पाती है। जो दूसरा मामला है कि आपसी लेन देन में मित्र ही, परिजन ही, रिश्तेदार ही किसी का अपहरण कर ले रहे हैं, ये जरूर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। फिरौती के लिए अपहरण नहीं हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के अपहरण भी पुलिस के लिए चिंता का विषय है, सरकार के लिए चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर इस तरह के मामलों को रोकने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। कानून का राज तो हमारा यूएसपी है। चंद आपराधिक घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन उद्भेदन करना बगैर प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के यह हमारी पूंजी है। जो घटना हुई है उसमें पुलिस मुकम्मल कार्रवाई भी कर रही है और कार्रवाई को न्यायिक अंजाम तक पहुंचाने की जो हमारी प्रक्रिया रही है उसको हर स्थिति में पूरा करेंगे। बच्चे का अपहरण है, 48 घंटे बीत चुके हैं तुषार पे, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जिस चीज को हम कहते हैं कि जंगल राज रिटर्न्स, जिसके परिचायक है भ्रष्टाचार, अपहरण का उद्योग, और ये लोग बताते हैं, और जिस प्रकार से पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, कहते हैं ना कि पुलिस का एक रुतबा चलता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। नीतीश जी, आज देखिए कि आप भाजपा की बात और राजद की बात करते हैं कि मेरे चेहरे पे होता नहीं, आपके चेहरे पे नहीं, भाजपा के रहने से क्या अंतर पैदा होता है और राजद के आने से क्या अंतर पैदा होता है कि अपराधियों को खुली छूट मिलती है और भाजपा के जब राज होता है तो अपराधी जेल के अंदर होते हैं। और
सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें। आर्थिक अपराध इकाई और तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से वायरल वीडियो मामले में पूछताछ करेगी। फिलहाल उससे ईओयू ने पूछताछ की है। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज उसे कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। पेशी के दौरान ईओयू कोर्ट से मनीष कश्यप को रिमांड पर मांगेगी और रिमांड मिलने के बाद उससे तमिलनाडु वायरल मामले में पूछताछ की जाएगी। फर्जी वीडियो वायरल करने का मुख्य आरोपी मनीष कश्यप जो है वो अभी आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्त में है। बताते चले कि मनीष कश्यप पर एक मामला पूर्व से चला आ रहा था, जिस मामले में मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया और जो बेतिया पुलिस है वो लगातार मनीष कश्यप की तलाश कर रही थी, ढूंढ रही थी। और इसी क्रम में जो है कल यानी कि शनिवार की सुबह जो है मनीष कश्यप के जो ठिकाने हैं, आवास है, वहाँ पे कुर्की जब्ती की गई। बताते चले कि मझौलिया थाना क्षेत्र के पारस पकड़ी में जो स्थित एसबीआई की शाखा है, वहाँ 2021 में मनीष कश्यप ने जाकर के अनर्गल बयानबाजी किया था और वहाँ के जो शाखा प्रबंधक हैं प्रेम कुमार, उनके खिलाफ जो है आरोप लगा करके, झूठे आरोप लगा करके धमकी दिया था, गाली गलौज किया था। और इसी मामले में शाखा प्रबंधक जो है उनके तरफ से, प्रेम कुमार की तरफ से एक मामला दर्ज कराया गया था मझौलिया थाना में। और इस मामले में लगातार बेतिया पुलिस जो है वो कार्रवाई करने के लिए मनीष कश्यप को ढूंढ रही थी, लेकिन मनीष कश्यप जो है वो फरार चल रहा था। और मनीष कश्यप के घर पे जो है इश्तिहार चस्पा करने के बाद भी मनीष कश्यप जो है वो कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, ना ही पुलिस के समक्ष उपस्थित हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई। आर्थिक अपराध इकाई ने जो है मनीष कश्यप के जो ठिकाने हैं वहाँ पे कुर्की जब्ती किया, उसके जो पैतृक गांव है वहाँ उसके घर पे कुर्की जब्ती किया और फिर उसकी गिरफ्तारी करने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में मनीष कश्यप ने जो है वो आत्मसमर्पण किया पुलिस के समक्ष जाकर के, और अब उसे आर्थिक अपराध इकाई जो है पटना लेकर के आई है, जहां उससे लगातार आर्थिक अपराध इकाई में पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई की जो आधिकारिक सोर्स हैं उनके मुताबिक आज मनीष कश्यप को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के दौरान जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है वो मनीष कश्यप को रिमांड की अर्जी भी लगाएगा, 5 दिनों का कम से कम रिमांड की मांग करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद अगर रिमांड मिलती है तो फिर पूछताछ जो है वो मनीष कश्यप से किया जाएगा। तमिलनाडु का जो फर्जी वीडियो वायरल किया था उस मामले में भी पूछताछ की जाएगी। तमिलनाडु पुलिस भी जो है वो मनीष कश्यप से पूछताछ करेगी। तो कह सकते हैं कि जो फर्जी तरीके से वीडियो वायरल करके बिहार और तमिलनाडु के बीच जो है उन्माद फैलाना चाहता था मनीष कश्यप, उस मामले में भी कार्रवाई होगी। और पूर्व में जो मझौलिया थाना में मामला दर्ज है उस मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप की जो है मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर हो रहे खुलासे को लेकर पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग हैरान हैं। सभी ने मनीष की मनमानी पर हैरानी जताई है। समाचार एजेंसी हो, अखबार हो या फिर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इनकी एक दायरे होते हैं, वो दायरे से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, इनके लिए गाइडलाइन है। चूंकि सोशल मीडिया का कोई गाइडलाइन नहीं है और हिंदुस्तान में सिर्फ एक छत्तीसगढ़ में जहां इस तरीके के रूल्स बने हुए हैं, आखिर सरकार सोशल मीडिया के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं, उनके लिए गाइडलाइन क्यों नहीं बनाया गया है? आज के दौर में खासकर पत्रकारिता के सामने एक बड़ी चुनौती है। यूट्यूबर मनीष कश्यप की एक फेक वीडियो को लेकर जो गिरफ्तारी हुई है कि तमिलनाडु में वहाँ बिहार के लोगों के साथ मारपीट की गई, इस तरह का एक वीडियो वायरल होने के बाद जो एक तस्वीर बनी और वहाँ एक अविश्वास का संकट हुआ, लोग दहशत में हुए, वहाँ लोग भागने लगे, तो इसका जो दुष्प्रभाव हुआ है इसके कारण आज मीडिया की विश्वसनीयता और खासकर मजबूत लोकतंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। देखिए, निश्चित रूप से मीडिया का निष्पक्ष और आजाद होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन हाल के दिनों में आप देखिएगा जिस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह यूट्यूबर्स निकल करके आए हैं, यह कहीं न कहीं जो सही मायने में जो जर्नलिज्म है, जो एथिक्स है जर्नलिज्म का, उसको इन लोगों ने धूमिल कर दिया है। जर्नलिज्म का जो कुछ लाइन और एथिक्स होता है, उस एथिक्स से अलग हट करके यूट्यूबर्स हैं। और देखिए, अभी हाल के दिन, अभी कल परसों के जो जिस तरह से यूट्यूबर्स माने जो मनीष कश्यप की बात सामने उभर करके आई, किस तरह से उन पर जो है तो 7 मामले उनके गृह जिला में है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में है, तो यह कहीं ना कहीं इससे तो पत्रकारिता को की छवि अपने आप को वो
पत्रकार कहते हैं तो पत्रकार का कोई तो कुछ ना कुछ तो एथिक्स है जो हम लोग समझते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए